Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the fourth category of fungi on the basis of nutrition, that is mutualistic fungi. So let's move to the class board. So dear students, we were discussing the nutrition in fungi. And in the previous lecture, we have discussed the three categories of fungi on the basis of nutrition. That includes, number one, we discussed the saprotrophic fungi, which get their food directly, or which get their nutrients directly from the dead organisms. And we discussed that most of the fungi, they are saprotrophic. Number two, there were parasitic fungi that get nutrients from living host. और इसमें हमने दो फर्दर कैटेगरीज पढ़ी थी, obligate and facultative. And number three, the third category we have discussed, that are the predators. And they get nutrients by killing the organisms. Clear? And now the fourth category, that is based on the nutrition. They are, number four, are the mutualistic fungi. Dear students, आपने previous grade के अंदर metric में different types of interactions पढ़े थे, interspecific and intraspecific, और फिर उसमें आगे different categories पढ़ी थी आपने, predation and symbiosis and competition, और फिर symbiosis में आपने different आगे तीन categories पढ़ी थी, the mutualism, commensalism and the parasitism. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे कि म्यूचुअलिज्म को, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो कि म्यूचुअलिस्टिक हैं. सो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, द फंजाई which live in symbiotic relationship और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि इस म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ही पार्टनर्स को फायदा होता है, इन विच both the fungus and other partner are benefited.
ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इस तरह के फंजाई जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज दैट कैटेगरी ऑफ फंजाई आर कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो तरह के म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस हैं, दो तरह के ये रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं फंजाई के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। Types of mutualistic fungi. So it includes two main categories. Number one are the lichens, and number two are the mycorrhizae. क्लियर? और ये स्टूडेंट्स आपको फिर एक दफ़ा क्लियर करता चलूँ, लाइकेंस और माइकोराइज़ी ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ये एक रिश्ते का नाम है। इट्स द नेम ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप, जो रिश्ता फंजाई और इसके साथ जो दूसरा इसका पार्टनर है जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा है, इन दोनों के रिश्ते का नाम ये रखा गया है लाइकेंस एंड माइकोराइज़ी। मतलब कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। सो इट इज़ अ नेम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ अ नेम ऑफ रिलेशनशिप। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर, मदर, तो हैं तो सारे इंसान, लेकिन ये रिलेशनशिप्स हैं, उनका नाम है। ठीक है, इसी तरह से फंजाई जिस रिलेशनशिप में रहता है उस रिलेशनशिप का नाम है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का नाम है लाइकेंस और माइकोराइज़ी। और इन दोनों में डिफरेंस है डिपेंडिंग अपॉन द type of the organisms in which the mutualistic relationship is between the fungi and the other organism. Clear? So lichens basically, dear students, इसको पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसकी कैटेगरीज को भी डिस्कस करेंगे. So let's move on. First of all, lichens. So lichens, it is the mutualistic relationship between fungus. अब जो फंगस हैं जो कि इस रिलेशनशिप में शामिल होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? मोस्टली फंजाई के अंदर मोस्टली एस्कोमाइसीड्स। परेशानी हो ना, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी चैप्टर के अंदर डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एस्कोमाइसीड्स, जिसको समटाइम्स एस्कोमाइसिटीज भी कहा जाता है, and imperfect fungi. मोस्टली जो फंगस इस रिलेशनशिप में, यानी एक साइड पे फंगस और साथ में दूसरा जो ऑर्गेनिज्म, तो फंगस के अंदर कौन सा है? मोस्टली एस्कोमाइसीड्स हैं और इम्परफेक्ट फंजाई, जिनको हम ड्यूट्रोमाइसीड्स भी कहते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। and few basidiomycetes. जिसमें 20 out of 15,000 lichens, यानी टोटल लाइकेंस की 15,000 के करीब स्पीशीज हैं और उनमें से 20 जो है वो सिर्फ बेसिडियोमाइसीड्स हैं। मोस्टली कौन सी हैं? एस्कोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई। ये चार मेजर आगे हम ग्रुप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन: एस्कोमाइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूट्रोमाइसीड्स, जिनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं।
तो ये उनकी बात हो रही है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्लियर, आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो फंगस कौन सी है? मोस्टली एस्कोमाइसीड्स एंड इम्परफेक्ट फंजाई एंड फ्यू बेसिडियोमाइसीड्स, और उन फ्यू में से यानी टोटल जो लाइकन्स में फंजाई मौजूद हैं वो तकरीबन 15,000 के करीब है, और उन 15,000 में से सिर्फ जो 20 हैं, ओनली 20 दे आर द बेसिडियोमाइसीड्स। अब स्टूडेंट्स, एक तो पार्टनर हो गया फंगस एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स, इन दोनों के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। अब इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से? इसमें भी दो तरह के शामिल हैं। या तो इसमें मौजूद हैं एल्गी, क्लियर, फोटोसिंथेटिक एल्गी, और सायानोबैक्टीरिया, और बोथ, या फिर ये दोनों ही बाजुकात शामिल होते हैं फंजाई के साथ। तो इस तरह से ये इन दोनों के दरमियान एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप मौजूद होता है। क्लियर। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट विजिबल portion of a lichen is फंगस। क्लियर, जिसमें ज्यादा विजिबल है वो होता है फंगस, और फंगस में क्या होता है? फंगल हाइफी, क्योंकि फंगस बनती ही मोस्टली हाइफी से है। क्लियर, while the alga is present inside or under the fungal hyphae। अब होता क्या है स्टूडेंट्स? द फंगल हाइफी प्रोटेक्ट एल्गा, या फिर जो दूसरा इसका पार्टनर है साइनोबैक्टीरिया, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेजिकेशन। स्ट्रॉन्ग लाइट मतलब सूरज की रोशनी जो पड़ रही होती है रॉक्स के ऊपर जहां पर ये ग्रो करते हैं, तो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ेगी तो ये फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसने करनी है? वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया ने। और दूसरा डेजिकेशन, स्ट्रॉन्ग जैसे लाइट पड़ेगी अपने साथ हीट कैरी करेगी, उसको वार्म अप करेगी, गर्म करेगी, जिसकी वजह से वाटर जो है वहाँ से इवेपोरेट हो सकता है, तो उसको डेजिकेशन से बचाती है। प्रोटेक्ट एल्गा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेजिकेशन। क्लियर। While the alga provides nutrients, वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, खुद भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपने आप को भी जिंदा रख रहा है, उसको भी जिंदा रख रहा है। क्लियर। सो लेट्स सपोज के दिस इज अ बेयर रॉक, ये लेट्स सपोज दिस इज अ रॉक, और उसके ऊपर यहाँ पर ये मौजूद है एल्गी, और इसके ऊपर फिर ऐसे उसने नेटवर्क सा बनाया होता है हाइफी का, जो इसका पार्टनर है। तो आपको देखें, दिखने में सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो कौन सी चीज़ नज़र आ रही है? ये हाइफी। क्लियर। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने वहाँ पर आपको मेंशन किया कि लाइकन में सबसे जो मोस्ट विजिबल पोर्शन है दैट इज़ द फंगल हाइफी, और उसके नीचे बिल्कुल ये छुपा हुआ ग्रीन कलर का दैट इज एल्गा, दैट इज द एल्गी। क्लियर। सो इस तरह से, सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द लाइकन, दैट इज लाइकन। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं एंड लाइकन्स की,
if we talk about their types, the types of lichen vary on the basis of habitat, जहाँ पर वो मौजूद हैं उसके एतबार से, on the basis of the growth forms, or on the basis of colors and appearance. तो अपीयरेंस और कलर्स की बेस के ऊपर इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ग्रोथ फॉर्म्स की बेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स हैं लाइकेंस की, हैबिटेट के एतबार से इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लियर? और एक और चीज़, बहुत अहम चीज़, देयर आल्सो लाइकेंस आर बायो इंडिकेटर्स of air pollution, और एयर पोल्यूशन भी कौन सी डियर स्टूडेंट्स? स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड pollution. Clear? SO2 इनके ख़ास तौर पर ये बहुत बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं। तो आइए पहले ये टर्म समझ लें, व्हाट इज़ बायो इंडिकेटर, ये पहले भी डिस्कस हो चुकी है। बायो, लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, लिविंग, इंडिकेटर निशानदही करने वाला है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट के साथ जिनकी ग्रोथ जो इफेक्ट हो रही हो, उनको हम कहते हैं बायो इंडिकेटर्स, यानी उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद डिफरेंट केमिकल्स की वजह से। तो लाइकेंस जो हैं वो किस तरह से एयर के, ये एमसीक्यू उसके लिए मार्क कर लें, एयर के ये बायो इंडिकेटर्स हैं लाइकेंस, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक बाकायदा तौर पर एक सर्वे किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। लाइकेंस जो होते हैं जहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड और इस तरह की जो जहाँ पर ये गैसेस मौजूद होती हैं वहाँ पर इनकी ग्रोथ कम होती है, ये इर्रिवर्सिबल है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन से इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, और जहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड कम होगी वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। बाकायदा तौर पर इनके एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज वाला एरिया वहाँ पर लाइकेंस कम होते हैं, और जो ग्रीन साइड एरिया होता है जहाँ पे जैसे फॉरेस्ट हो गए या जैसे फील्ड एरिया हो गया जहाँ पे खेत होते हैं या इस तरह जंगल एरिया, सो वहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा होती है। मीन्स के जहाँ पर इनकी तादाद कम है मतलब कि वो वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ख़ास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन के अतबार से। तो ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें इसको। क्लियर? एयर पोल्यूशन के ये बायो इंडिकेटर है, और वो कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स के एतबार से डियर स्टूडेंट्स। सो टाइप्स के एतबार से हमने बात की कि मुख्तलिफ तरह की हैं। क्लियर? सो टाइप्स की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लाइकेंस। इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइकेंस, तो मुख्तलिफ तरह की हमारे पास बेसिस मौजूद हैं, कैटेगरीज मौजूद हैं। सो नंबर 1 हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो कलर के एतबार से देखें तो मुख्तलिफ तरह के लाइकेंस हैं और मुख्तलिफ तरह के कलर्स में अपीयर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ग्रे एंड येलो। क्लियर? सो ये मुख्तलिफ रेंज के अंदर मौजूद हैं इस तरह से, ये इनकी टाइप्स हैं, ग्रीन लाइकेंस, रेड लाइकेंस, ऑरेंज लाइकेंस, ग्रे लाइकेंस, येलो लाइकेंस। दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
हैबिटेट, हैबिटेट का तो पता है आपको, जहां पर वो एरिया, वो सराउंडिंग जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उससे हम कहते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट के एतबार से भी मुख्तलिफ तरह के लाइकन्स मौजूद हैं। सो अमंग देम that includes corticulus lichens, clear? Then the sexiculus lichens, then are the terriculus lichens, and freshwater lichens, and the marine lichens, clear? So the corticulus lichens, they grow on barks of trees, जो दरख्तों के तनों के ऊपर यानी कि ग्रो करते हैं, उनको कॉर्टिकुलस कहा जाता है। सेक्सिकुलस, दे ग्रो ऑन स्टोन्स और रॉक्स, उनके ऊपर जो ग्रो करते हैं उनको सेक्सिकुलस कहा जाता है। टेरिकुलस विच ग्रो ऑन सॉइल, जो मट्टी के ऊपर ग्रो करते हैं उनको टेरिकुलस कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल से याद होगा आपको, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है, दे ग्रो बेसिकली, ये उनका हैबिटेट, उनका फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर मीन्स द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स एंड द लेक्स। और मैरीन में सी एंड ओशंस, क्लियर? तो ये तो इनकी हैबिटेट के एतबार से क्लासिफिकेशन। लेकिन हमारी बुक में जो क्लासिफिकेशन दी गई है, दैट इज बेस्ड अपॉन द ग्रोथ फॉर्म्स, क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स। तो ग्रोथ फॉर्म्स के एतबार से वैसे तो 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें से 3 हमारी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर शामिल है। सो नंबर 1 अमंग देम, नंबर 1 आर द फोलियोज लाइकेंस। सो दे आर लीफ लाइक, ये पत्तों की तरह होते हैं, लीफ लाइक, उनको हम फोलियोस कहते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से होते हैं? लेट्स सपोज like this, clear? So these are folios, पत्तों की तरह। ये नीचे उसका सबस्ट्रेट जिसके ऊपर ये अटैच्ड है, क्लियर? और इसकी एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम। दैट इज परमेलिया, क्लियर? दैट इज द फंगस which lives in mutualistic relationship as a lichens, और लाइकन्स में परमेलिया, क्लियर? जो पत्तों की मानद है, इस तरह से ग्रोथ बाहर से ऐसे नजर आ रही थी, पत्तों की मानद। नंबर 2, द सेकेंड कैटेगरी इज द fruticose lichens. So fruticose lichens, they are branching actually, और ये इरेक्ट ट्यूब्स की तरह होते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग एंड ट्यूब्स लाइक उस तरह से होंगे,
और इसकी एग्जाम्पल भी आप लिख मार्क कर लें, बहुत अहम है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज रामालीना। और ये किस तरह से नजर आते हैं, इस तरह से, लाइक दिस। सो दिस इज अ सबस्ट्रेट, और यहां से ऐसे इरेक्ट ट्यूब्स की तरह इस तरह से। ये थोड़ा ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते हैं, ठीक है, और थोड़े हाइट में होते हैं, ट्यूब्स की तरह ऐसे ब्रांचिंग होते हैं, लाइक दिस, से ब्रांचेस निकली होती हैं। सो दीज आर द फ्रूटिकोस लाइकेंस, foliose lichens. Number 3 are the crustose lichens. So they are crust like, जैसे लेप हुआ होता है, जमीन के ऊपर किसी चीज का लेप हुआ है, बिल्कुल उस तरह से, ठीक है, crust like and tightly attached to the substrate. और इसकी एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स गिवन है हमारी बुक के अंदर, इसको याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। एक है बेसिडिया और दूसरी है लैकनोर, क्लियर, एंड हाउ डू दे अपीयर? सबस्ट्रेट, और उसके ऊपर इस तरह से ये ऐसे लेप हुआ, जैसे जस्ट जैसे पेंट किया हुआ किसी ने, जैसे दरख्त के ऊपर जैसे ना पेंट किया हो किसी ने, जैसे इस तरह से ये। सो दिस क्रस्ट लाइक, लेप हुआ है, ठीक। तो ये तीनों हमारी बुक के अंदर गिवन है। और एक चौथी कैटेगरी भी होती है, ठीक है, इनकी ग्रोथ फॉर्म्स के एतबार से, दैट आर स्क्वैमोज लाइकेंस। Squamous lichens, dear students, ये बेसिकली they are scale like, ये स्केल्स की तरह, स्केल लाइक और पेबल्स, लाइक पेबल्स। सो स्केल लाइक और पेबल लाइक, पेबल मतलब छोटे छोटे, वो जैसे मैंने बताया डिफरेंट साइज के पत्थर होते हैं, उस तरह से अपीयरेंस होती है। और इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्लेडोनिया। और ये किस तरह से अपीयर होते हैं? सो लाइक दिस, सपोज दिस इज द सबस्ट्रेट, और यहाँ पर ये ऐसे इस तरह से, और ये इंटरमीडिएट हैं बिटवीन क्रस्टोस एंड फोलियोस, उनके इंटरमीडिएट हैं, ठीक है, इस तरह से पेबल लाइक इनकी अपीयरेंस होती है। सो दिस आर द स्क्वेमोज लाइकेंस। तो ये ये वाली जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स, ये हमारी बुक के अंदर गिवन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे इसी टॉपिक में एक और डायग्राम गिवन है, ऐसी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, जहाँ पर लाइकेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके डिफरेंट टाइप्स को, फ्रूटिकोस, फोलियोस और क्रस्टोस को। उसके ऊपर एक डायग्राम है जो कि उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विद मी। और डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप आप देखें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आराम से, और यू हैव टू प्रोड्यूस द मटेरियल। आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप उसको प्रोड्यूस कर सकें। सो दिस इज द मटेरियल व्हिच हैज बीन इजीली अवेलेबल, और ये गिवन है हमारे बुक्स के अंदर, इन द PCTB बुक्स, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये डायग्राम है, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे अब।
Okay, it is a part of syllabus, so we have to go through it completely. And it's not too difficult, as you can see. आप भी मेरे साथ draw करें, इंशाल्लाह you will also be able to draw it easily. So this is basically the diagram of lichen reproduction. How do they reproduce? तो जो हमने वो डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी, उन्हीं में से ये एक लाइकन है, और उसी की ही आके रिप्रोडक्शन के एतबार से ये बात की गई है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, which is labeled A in our textbook. So all these are the filaments of the hyphae जो आपको मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ करेंटली। और ये आपको जो ग्रीन कलर में जो बॉल्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली दीज आर स्फेरिकल द फोटोऑटोट्रॉफ्स, क्लियर। और ये बीच में धंसे हुए हैं ये हाइफी के दरमियान, क्लियर। और इनमें से फिर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और इनके साथ बेसिकली ये अकेले नहीं है, इस तरह से इनके साथ अटैच्ड हैं the hyphae as well. So dear students, this is the upper layer of fungal hyphae. इसमें फंगल हाइफी मौजूद हैं, एज यू कैन सी ये सारे हैं फंगल हाइफी। और ये नीचे वाली जो लेयर है, दिस इज बेसिकली द लोअर लेयर और द बॉटम लेयर, दैट इज मच मोर अप्रोप्रिएट, द बॉटम लेयर। और इसमें भी सिर्फ फंगल हाइफी मौजूद हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये लूजली वोवन फंगल हाइफी, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला रीजन, these are the interwoven fungal hyphae and photoautotroph। तो यहाँ पर आपको एलजी नजर आ रहा है। और यहाँ से देखें ये ब्रेकअप हुआ, ये लेयर का, ये जो अपर लेयर थी, जो टॉप लेयर थी, ये ब्रेकअप हुआ। और यहाँ से कुछ ये स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर मौजूद थे वो ऐसे डिस्पर्स हुए। दीज आर कॉल्ड एज सोरिडिया। चूंकि मैंने एक को लेबल किया तो इसे कहते हैं सोरिडियम, क्लियर। और ये मल्टीपल होते हैं, इनको सोरिडिया कहा जाता है। सोरिडिया इज द प्लूरल फॉर्म एंड दीज आर एक्चुअली द asexual spores by which the lichens reproduce। और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर मौजूद है सबस्ट्रेट। Here is a substrate। वो रॉक हो सकता है, वो ट्री का ट्रंक हो सकता है, वो सॉइल हो सकता है, जैसे कि हमने वो डिफरेंट इनकी हैबिटेट के हवाले से बात की, तो ये उसके साथ ये मौजूद है।
तो सोरेडियम या सोरेडिया डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सोरेडिया आर द asexual reproductive spores by which most of the lichens reproduce. सो यहीं से ये डिस्पर्स हो जाएंगे विंड के ज़रिए या फिर इसी तरह से जहाँ पर भी ये पहुँचेंगे, सो अनदर लाइकेंस विल बी फॉर्म्ड. तो ये सोरेडिया आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसमें ये डायग्राम भी मेंशन करेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. सो दिस आर asexual reproductive spores and most of the lichens they reproduce by this way by forming soredia. और इसमें आप देख सकते हैं एक सोरेडिया के अंदर इसका एक को मैं थोड़ा सा बड़ा सा करके दिखा रहा हूं. इसके अंदर दिस इज सिंगल सोरेडियम, दिस इज सोरेडियम और उसमें ये है जी फंगल हाइफी और ये ब्लू जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है आपको, दिस इज बेसिकली द फोटो ऑटोट्रॉफ. क्लियर? सो दैट इज सोरेडियम. तो ये तो अभी एक कैटेगरी हुई हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक जो फंजाई की हमने जिसकी बात की थी, लाइकेंस. अब हम बात करेंगे माइकोराइजी. क्लियर? द सेकंड कैटेगरी ऑफ द लाइकेंस. Second category of the mutualistic fungi, they are the mycorrhizae. So mycorrhizae ये किसके दरमियान रिलेशनशिप है? जैसे कि लाइकेंस किसके दरमियान था? फंगस और फोटोऑटोट्रॉफ्स. वो फोटोऑटोट्रॉफ वो एल्जी हो सकते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं. क्लियर? और नाउ द माइकोराइजी. सो दिस इज द म्यूचुअलिस्टिक relationship between fungi, means a fungus, and the vascular roots of vascular plants. इसे नेक्स्ट चैप्टर में किंगडम प्लांटे के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे. दो मेन डिविजन्स हैं प्लांट्स की, एक जो नॉन वेस्कुलर और एक है वेस्कुलर. जो नॉन वेस्कुलर है उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं और जो वेस्कुलर है, वेस्कुलर इट इज फ्रॉम द वेसल्स, द कनेक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. तो ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम फ्लोएम मौजूद है उन्हीं को कहते हैं हम वेस्कुलर प्लांट्स या उन्हीं को हम कहते हैं ट्रेकियोफाइट्स. द ट्रेकियोफाइट्स, द रूट्स ऑफ द ट्रेकियोफाइट्स. और याद रखिएगा कि इसमें एक एमसीक्यूज है, 95% of vascular plants are in association with fungus. क्लियर? 95% वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो इस माइकोराइजल रिलेशनशिप में मौजूद हैं एंड शो better growth
देन द कंपैरेटिवली ऐसे प्लांट्स जो 5% जो कि इस रिलेशनशिप में नहीं रहते। क्लियर? तो इसमें होगा क्या? द फंगल हाइफी spread and collect the elements like zinc, like copper, like phosphorus, etc. and make available to the plant। और आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के ज़रिए इन मिनरल्स को, इन एलिमेंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स ये क्या करते हैं कि ऐसे फैल जाते हैं, ठीक है, कि ये हाइफी फैल जाते हैं और फिर दूर दराज यानी कि इलाकों से सॉइल के अंदर उनको इकट्ठा करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को मट्टी में से उनको ढूंढते हैं, जिंक, कॉपर, फास्फोरस और जितने भी इनको रिक्वायर्ड होते हैं और फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। और इन रिटर्न क्या होता है? एंड प्लांट्स in return benefit fungi with organic food, तो उनको खुराक देते हैं, उनको नीचे जगह भी दी हुई है। So this is the mycorrhizal relationship between the fungi। अब dear students, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, माइकोराइजी की भी आगे दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ माइकोराइजी। Number one are the endomycorrhizae, and number two are the actomycorrhizae। तो जरा इनके नाम पे गौर कीजिएगा। एंटो का मतलब है इनसाइड, एक्टो का मतलब आउटसाइड। यानी ऐसे यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या है कि प्लांट सेल्स, रूट के जो सेल्स होते हैं, आउटर सेल्स, उनके अंदर पेनिट्रेशन के बिहाफ के ऊपर ये टाइप्स हैं। क्लियर? तो एंटोमाइकोराइजी में क्या होगा? द फंगल हाइफी penetrate the outer cells cell wall in the roots, while in the actomycorrhizae the fungal hyphae do not penetrate the cell wall of root cells, rather they remain outside the cells। वो सेल्स के बाहर रहते हैं और वहीं से उनको खुराक पहुंचाते हैं। एक डायग्राम है जो बहुत अच्छे तरीके से
इन दोनों को जो है वो एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ बुक में दी गई थी इनके एक्टोमाइकोराइजी के हवाले से, तो वो आपने ज़रूर जहन में रखनी है। जो पाइन्स यानी दरख्त, कौन से प्लांट्स, पाइन्स एंड फर्स, are in mycorrhizal relationship. Okay. So now there is a diagram. This is the cross section of a root of a plant, of a vascular plant. तो सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है डियर स्टूडेंट्स? रूट्स की सबसे बाहर प्लांट की कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस। और उसके नीचे ब्रॉड लेयर होती हैं 3 से 4 लेयर्स, कॉर्टेक्स, तो ये कुछ आउटर लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। So these are the cells, the cortex, इसको मैं पहले मेंशन कर दूँ, यहीं से यहीं तक रहते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि ये आउटर सेल्स, दिस इज द रूट हेयर and this layer is of epidermis, और उसके नीचे ये जो 3 लेयर्स हैं ये कॉर्टेक्स, और सेम लेबलिंग इस साइड पे भी है, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस और ये कॉर्टेक्स। तो अब किस तरह से एक्टो और एंडो में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर आप वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये फंगल हाइफी, दिस आर हाइफी, और ये सेल्स हैं एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स। यहाँ पर देखें इनकी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ इन्होंने, यहाँ पर सेल वॉल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर जा चुके हैं ये हाइफी। सो चूंकि इनसाइड द सेल दे हैव गॉन, सो दिस इज एंडोमाइकोराइजी, और यहाँ पर देखें ये बाहर ये इस तरह से ये सारे फंगल हाइफी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे सेल के अंदर यानी कि रूट्स के अंदर पेनिट्रेट तो किए, लेकिन सेल के अंदर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ये बाहर बाहर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सेल वॉल के बाहर ही मौजूद हैं, अंदर नहीं पहुँच पा रहे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोमाइकोराइजी। क्लियर? तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। So you can see over here very easily. So ये फंगल हाइफी आया, ये सेल वॉल के बाहर रहा, यहाँ से फिर ये वाह इस तरह करके, ठीक, सेल के अंदर पेनिट्रेशन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अंदर किए में पेनिट्रेट, वहाँ पर ब्रांचेस ही। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर जो फंगल हाइफी ये पेनिट्रेट कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए सेल वॉल्स को पेनिट्रेट किया और सेल के अंदर मौजूद हैं, तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाएंगे।
तो है तो ये रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, उसका ये बाहर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे फिर एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के नीचे फिर पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल के बाद फिर वो जाइलम एंड फ्लोएम, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वैस्कुलर प्लांट की ये क्रॉस सेक्शन जो है वो दिखाया गया है। सो एंडोमाइकोरेजी, एक्टोमाइकोरेजी, सो दैट इज दीज आर द टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजल रिलेशनशिप्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।